तो दोस्तों आज हो गया है 23 जून 2020। बिहार समेत पूरी देश की बड़ी खबर लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें आप हर रोज देख सकें। आज की पहली बड़ी खबर, बिहार विधानसभा में अब कुछ महीना ही बचा है और तमाम राजनीतिक दल अब जोड़ तोड़ की सियासत में लग गए हैं। चुनाव से पहले सियासत अपने चरम पर दिख रही है। एक तरफ जहां एनडीए अपने कार्यक्रम तय कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के भीतर घमासान मचा हुआ है। महागठबंधन का हिस्सा रहे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने 25 तारीख के बाद अलग रुख अपना लेने का ऐलान कर दिया है, तो वहीं राजद ने अभी इस पर चुप्पी साधी रखी है। राजद की चुप्पी और महागठबंधन को नया फॉर्मूला देते हुए राजद को दरकिनार कर दूसरा गठबंधन तैयार करने की बात कहकर मांझी ने राजद को सकते में डाल दिया है। मांझी ने ऐलान करते हुए कहा कि 25 जून तक अगर राजद समन्वय समिति बनाने की बात पर सहमति नहीं होती है तो उसके बाद बिना राजद के ही एक अलग गठबंधन तैयार होगा। तो देखने वाली बात यह है कि उस गठबंधन में कौन कौन सी पार्टी शामिल हो सकती है। सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि तीसरा गठबंधन अगर होगा तो उसमें पप्पू यादव की पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM पार्टी भी शामिल हो सकती है। आज की दूसरी बड़ी खबर, MIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने बताया अपना एजेंडा। बोला अगर चुनाव जीते तो इन तमाम कामों को अंजाम दिया जाएगा। हमारा प्लान तो सबसे पहला ये है कि जनता की चुनी हुई सरकार को सबसे पहले आकलन ये करना चाहिए कि जनता की बुनियादी जरूरत क्या है। ये आप देखेंगे कि भाजपा की सरकार केंद्र में बनी तो सबसे पहला जो बिल पेश किया, तलाक बिल पेश किया। क्या तलाक सबसे बड़ी समस्या है? क्या इनका जो भी मामला हुआ, मॉब लिंचिंग्स हुए, उस पर सरकार चुप्पी साधे हुए रही? नोटबंदी इनके पास सामने में समस्या आएगी, NCR NPR इनके सामने में समस्या है। क्या बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सेहत, युवाओं का रोजगार, किसानों की सहायता, इनका कोई मुद्दा नहीं है। और हम ये जानते हैं कि देश की आत्मा बस्ती में, गाँव में बसती है और गाँव आबाद है किसानों से। किसानों की समस्याओं का जब तक समाधान नहीं होगा देश तरक्की नहीं कर सकता है। और जब तक आम जनों के बच्चों को शिक्षित नहीं किया जाएगा तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता है। युवाओं को जब तक उचित रोजगार नहीं दिया जाएगा देश आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन ये सामंतों की सरकार, इन्होंने एजुकेशन पॉलिसी को ऐसा कर दिया कि प्राइवेट स्कूल में बड़े लोगों के बच्चे तो पढ़ लेंगे लेकिन गरीबों के बच्चे जो सरकारी स्कूलों में जाएंगे वो पढ़ नहीं पाएंगे, निरक्षर रहेंगे, ताकि राजनीतिक तौर पर वो जागरूक भी नहीं बन सके और सरकारी नौकरी में जाकर कोई मुकाम भी नहीं ले पाए और वो गरीबी को ही ढोते हुए मर जाए। यही कर रहे हैं ये। आज क्या हो रहा है, इन बेईमानों ने शहरों में कुत्तों के लिए हॉस्पिटल खोला है, लेकिन हमारी सीमांचल में माएँ तड़प कर मर रही हैं और हमें हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं मिल पा रहा है। और हम ये कर रहे हैं कि सिस्टम में सारी चीजें हैं, बनी हुई हैं, लेकिन ईमानदारी से सिस्टम को लागू करने वाले लोग नहीं हैं। और हम कोई नई पॉलिसी नहीं, मैं तो ये कहता हूं कि हमारे पूर्वजों ने जो संविधान बना दिया है, जो सिस्टम उन्होंने स्थापित कर दिया, अगर ईमानदारी से उसी को लागू कर दिया जाए तो हमको नया प्लान बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और हम ईमानदारी से उन्हीं चीजों को स्थापित करने की प्रयास करेंगे और हमारी पार्टी जहां पर काम कर रही है इन्हीं चीजों को उन्होंने स्थापित। आज की तीसरी बड़ी खबर, मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक राज्य के कई हिस्सों में सोमवार को झमाझम बारिश हुई। वहीं 24 जून के बाद उत्तरी बिहार व सीमांचल में भारी बारिश का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक 24 जून के बाद उत्तरी बिहार में भारी बारिश के आसार है। वहीं अररिया, किशनगंज, फारबिसगंज, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा में भारी से भारी बारिश के आसार है। मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि बंगाल के खाड़ी क्षेत्र से आ रही दक्षिणी पूर्वी दक्षिणी पश्चिमी नमी वाली हवाएं का मिलन इस इलाके में हो रहा है। वही तरफ लाइन का पूर्वी हिस्सा भी धीरे धीरे उत्तरी बिहार की ओर शिफ्ट हो रहा है, इसलिए ऐसा परिस्थिति बन रही है। सोमवार को पटना में सुबह से तीखी धूप थी, लेकिन दोपहर के बाद अचानक मौसम में बदलाव आया और तेज हवा के साथ अच्छी बारिश दर्ज की गई। आज की चौथी बड़ी खबर, बिहार में 143 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7,808 हो गई है। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने पहले कोरोना अपडेट में 143 नए कोरोना संक्रमितों की मिलने की पुष्टि की है। इन संक्रमितों में औरंगाबाद में 1, बांका में 1, भागलपुर में 5, भोजपुर में 2, बक्सर में 4, दरभंगा में 17, गोपालगंज में 1, जमुई में 1, जहानाबाद में 1, कटिहार में 1, किशनगंज में 11, लखीसराय में 1, मधेपुरा में 4, मधुबनी में 23, मुजफ्फरपुर में 1, नालंदा में 1, पटना में 16, सहरसा में 18, समस्तीपुर में 16, सारण में 2, शेखपुरा में 1, सिवान में 5, सुपौल में 5 और वैशाली में 5 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। अब तक 24 जिला में 143 संक्रमित मिले हैं।
आज की पांचवी बड़ी खबर। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने बिहटा के शहीद सुनील कुमार के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने 50,000 रुपये तत्काल आर्थिक मदद की और कहा है कि आगे भी हम मदद करते रहेंगे। होने के बाद भी चाइना की समस्या हल हम नहीं कर पाए, बॉर्डर एलओसी की बॉर्डर की समस्या हम हल नहीं कर पाए, तो फिर हमारी सामरिक हम करोड़ों अरबों रुपया घूमते रहे। नेपाल हमारे हाथ से चला गया, नेपाल कह रहा है कि मोतिहारी मेरा है, बांग्लादेश कह रहा है कि भारत की लगभग 3000 वर्ग मीटर जमीन हमारी है। पूरी ताइवान के चारों तरफ समुद्री इलाके में चाइनीज सैनिक स्थापित हो गए। नेपाल में चाइनीज सैनिकों को स्थापित कर दिया गया। भारत के अंदर 2 कदम बढ़ो, आधे कदम पीछे के हिस्से से। आज की छठी बड़ी खबर। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता अखिलेश सिंह ने कहा कि जो मनमोहन सिंह जी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में हिंदुस्तान को हर क्षेत्र के शीर्ष में शामिल किया है, मोदी जी को उनके सुझाव को गंभीरता से लेनी चाहिए। आप सबको पता ही है कि चीन सीमा पे गुस्ताखियां कर रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने मोदी जी को एक सुझाव का पत्र भेजा है। 10 साल के अपने कार्यकाल में जिन मनमोहन सिंह जी ने इस देश को दुनिया के शीर्ष पे पहुंचाया था, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो सैन्य व्यवस्था हो, चाहे ज्ञान विज्ञान की व्यवस्था हो, उनके सुझावों को आदरणीय मोदी जी को गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने अपने तजुर्बे से बताया है, वो आज देश के सबसे वरिष्ठतम राजनेताओं में से भी हैं। उन्होंने कहा है अपने पत्र में कि प्रधानमंत्री को किसी भी ऐसे शब्दों का प्रयोग से बचना चाहिए जिससे जो षड्यंत्रकारी राष्ट्र है उसको कोई बल न मिलने पावे। दूसरी उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही है मनमोहन सिंह जी ने, भ्रामक प्रचार से कूटनीति में और नेतृत्व को कोई लाभ नहीं मिलता है। हम अपेक्षा करते हैं कि इन सुझावों पे जरूर प्रधानमंत्री मोदी जी गौर करेंगे, क्योंकि हर किसी का एक ही लक्ष्य है कि ये देश की अखंडता, सार्वभौमिकता अक्षुण्ण रहे। आज की 7वीं बड़ी खबर। शादाब चौहान पीस पार्टी के नेता ने दिल्ली पुलिस पर बड़ा इल्जाम लगाया। उसने कहा कि दिल्ली पुलिस आतंकी डीएसपी देवेंद्र के खिलाफ चार्जशीट फाइल नहीं करती है, लेकिन सफूरा जरगर के खिलाफ जी जान लगा देती है। क्या गड़बड़ है इसमें? आज दिल्ली पुलिस ने सफूरा जरगर जो सीए प्रोटेस्टर थी, प्रेग्नेंट महिला हमारी बहन, उनकी बेल का विरोध किया। जो याचिका डाली गई थी ये बोल करके कि ऑन बिहाफ ऑफ प्रेगनेंसी बेल नहीं दी जा सकती और बहुत से एविडेंसेस देने का प्रयास किया। वही दिल्ली पुलिस चंद दिन पहले जो एक आतंकवादी डीएसपी देवेंद्र सिंह, आतंक का आरोपी, हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ, उनके लोगों की मदद करने के इल्जाम में जो कोर्ट से बरी हुआ, उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस चार्जशीट भी फाइल नहीं कर पाई थी। इससे यह साबित होता है कि कितनी दबाव में है या क्या वजह है। एक तरफ देवेंद्र सिंह के खिलाफ चार्जशीट तक फाइल नहीं करती है और एक सीए प्रोटेस्टर, एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाली महिला जो प्रेग्नेंट है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले देश की बात करने वाले लोगों की सरकार में आज एक प्रेग्नेंट महिला को जेल में रखने की तमाम साजिशें और कोशिशें की जा रही हैं। दूसरी तरफ एक आतंकवादी को सजा दिलाने की बजाय, उसके खिलाफ सख्त सबूत देने की बजाय उसके खिलाफ चार्जशीट भी फाइल नहीं करती है। इसीलिए हम कहते हैं जब न्याय नहीं होगा तो न्याय व्यवस्था से भरोसा जनता का उठेगा, जो भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। हम यही मांग करते हैं कि सबको बराबरी के साथ न्याय मिले, चाहे वो किसी धर्म जाति संप्रदाय के लोग हों। हाँ, सफूरा जरगर हमारी बहन, हम उसके लिए जो भी संवैधानिक रास्ता होगा हम उसके लिए जरूर अपनाएंगे, क्योंकि सीए का विरोध करना किसी देश का या विरोध नहीं था, सरकार का विरोध था, सरकार की गलत पॉलिसी।